Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about rights and duties of bailer and bailee, termination of contract of bailment and some important case laws under contract of bailment. ओके इससे पहले वाले पार्ट के अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेलमेंट को अच्छे से समझा था विद रियल लाइफ एग्जांपल्स. देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, टाइप्स ऑफ डिलीवरी एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का. इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो मटेरियल आपको शो हो रहा है जिसके थ्रू मैं आपको बढ़ा रही हूँ, ये जो मटेरियल है यही आपके नोट्स हैं. यहाँ पे मैंने एकदम अपनी जनरल लैंग्वेज का यूज़ किया है जो कि जनरली आप एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर लिखते हो, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका या फिर नोट कर सकते हो साथ के साथ. तो सबसे पहले हम बेलर से स्टार्ट करते हैं कि बेलर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं. बेलर कौन होता है? ये वो पर्सन होता है या फिर ये वो पार्टी होती है जो अपने गुड्स को डिलीवर करे, मीन्स जिसका सामान है. अगर ए बी को अपनी कार दे रहा है तो ए कौन है? बेलर, क्योंकि सामान किसका है? बी का, और डिलीवर कौन कर रहा है? सामान किसका है? ए का, और डिलीवर कौन कर रहा है? ए. तो सबसे पहला जो ड्यूटीज है वो क्या है बेलर की? टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स, मीन्स जो भी कमी है बेलर की सामान के अंदर वो बेलर को बेली को डिस्क्लोज करना है, जिसकी वजह से बेली को कोई भी नुकसान हो सकता है. अगर बेली को नहीं पता है तो, और अगर बेलर ने बेली को वो कमी वो फॉल्ट अपने गुड्स के अंदर नहीं बताया और उसके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई भी डैमेज हो गया, सो उस नुकसान की जो भरपाई होगी उस डैमेज की वजह से वो बेलर को करनी पड़ेगी बेली को. Means according to section 150 the bailer has to describe all the known defects to the bailee that may cause any damage to bailee. If he is unaware of such defects, if the bailee does not do so and any damage happens to the bailee, he will be liable. Means अगर A ने अपनी कार B को दी और उसको पता है कि मेरी कार के जो ब्रेक हैं वो फेल हैं, वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, लेकिन उसने ए ने बी को ये बात नहीं बताई और बी का एक्सीडेंट हो गया, तो ए यहाँ पे लायबल होगा, क्योंकि ये ए की ड्यूटी थी कि वो बी को बता दे कि मेरी कार के अंदर ये कमी है. नेक्स्ट है हमारा टू रीपे द नेसेसरी एक्सपेंसेस. जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं वो पे करना, मीन्स बेलर बेली को एक्सपेंसेस पे करेगा. कौन से एक्सपेंसेस? वो एक्सपेंसेस जो कि बेली ने बेलमेंट में किए हैं बेलर के सामान के ऊपर. So according to section 158 the bailor is under the duty to pay the extraordinary expenses acquired by the bailee for the bailment. अगर रवि ने अपना घोड़ा मुकेश के घर पे छोड़ा तो रवि को मुकेश ने, अब जो घोड़ा है उसको खिलाना पड़ेगा, उसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी. सो रवि की ड्यूटी है कि वो रवि जो है वो मुकेश को सारे के सारे वो खर्चे पे करे जो कि मुकेश ने उस घोड़े की देखभाल के लिए करे हैं. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बेलर टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस अक्वायर्ड बाय द बेली फॉर द बेलमेंट. नेक्स्ट है हमारा टू इंडेमनीफाई द बेली. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 ये बेलर की ड्यूटी है कि अगर उसके किसी काम की वजह से या फिर उसके किसी गलती की वजह से बेली को नुकसान होता है बेलमेंट में, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा. मीन्स अगर बेलर की गलती की वजह से बेली को नुकसान होता है तो बेलर का ये फर्ज बनता है, ये बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बेली को कंपनसेट करे. ए ने अगर अपनी कार ए ने अपनी कार नहीं, ए ने एक कार बी को दी, ऑक्शनर है जो बी, और बी ने उस कार की ऑक्शनिंग कर दी, मीन्स उस कार को थर्ड पार्टी को सेल कर दिया, लेकिन कार किसकी थी? सी की थी. सी ने बी के अगेंस्ट केस कर दिया.
अब यहाँ पे जो ए है वो लायबल है, यहाँ पे ए की ड्यूटी बनती है कि वो बी को उस केस से बाहर निकाले और उसको कॉम्पनसेट करे जो भी डैमेजेस उसको हुए हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्या है, टू टेक बैक द गुड्स। मिस अगर बेलमेंट का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो गया है, जो टाइम पीरियड उन्होंने जिसके लिए बेलमेंट की थी वो कंप्लीट हो गया है, तो ये बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो अपना सामान वापस ले ले। टू कॉम्पनसेट फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अगर बेलर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से पूरा होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के पूरा होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करता है, मीन्स अपना जो सामान है वो वापस ले लेता है, तो ये उसकी ड्यूटी है कि अगर इस वजह से बेली को कोई भी नुकसान हुआ वो उसके लिए बेली को कॉम्पनसेट करे। यहाँ पे हमारी दो सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन में क्या होता है कि बेलमेंट में जो प्रॉफिट है बेली का वो उसके लॉस से ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बेलर को की कोई ड्यूटी नहीं है, बेलर को कॉम्पनसेट नहीं करना है। लेकिन अगर जो प्रॉफिट है वो लॉस से कम है तो जो डिफरेंस होगा प्रॉफिट का और लॉस का, मीन्स लॉस माइनस प्रॉफिट, जो भी बैलेंस आएगा वो बैलेंस जो है वो बेलर को बेली को पे करना है, ये उसकी ड्यूटी है। मीन्स ये बेलर की ड्यूटी है कि बेली को कोई भी नुकसान ना हो कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन की वजह से। नेक्स्ट है हमारा राइट्स ऑफ बेलर। अब हमने बेलर की ड्यूटीज कर ली हैं, उसके कुछ राइट्स भी बनते हैं। पहला राइट्स क्या है, टू कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस बाय नेग्लिजेंस ऑफ बेली। मीन्स अगर बेली ने बेलर के सामान का अच्छे से ध्यान नहीं रखा और उसको कोई भी डैमेज हो गया, तो ये बेलर का राइट है कि वो उन सारे के सारे डैमेजेस का कॉम्पनसेशन बेली से ले और पूरे के पूरे जो अपने खर्चे हैं उनको रिकवर कर ले। ए ने अपनी कार बी को थोड़े टाइम के लिए दी और जो कार है वो चोरी हो गई, सो बी लाइबल है और ए के पास राइट है कि उसको कॉम्पनसेशन मिले और वो सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो बी से कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट और इनकंसिस्टेंट यूज बाय बेली। ये बेलर का राइट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 कि वो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ सकता है किसी भी टाइम अगर बेली ने इनकंसिस्टेंट यूज किया है उसके गुड्स का, उसके सामान का, और बेली ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को फॉलो नहीं किया है। According to section 153, the bailor has the right to terminate the bailment at any time before the purpose of bailment is accomplished if the bailee does not follow the terms of contract. अगर ए ने अपना घोड़ा बी को पर्सनल राइडिंग के लिए दिया है तो बी उस घोड़े को ओनली पर्सनल राइडिंग के लिए यूज़ कर सकता है। अगर बी ने उस घोड़े को कैरेज के लिए यूज़ किया, सामान ढोने के लिए यूज़ किया, तो ये ए का राइट है कि वो अपना घोड़ा किसी भी टाइम वापस ले ले और उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे, और बी जो है वो उसे किसी भी टाइप का कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता है, चाहे उसको नुकसान हो चाहे उसको फ़ायदा। टू गेट कॉम्पनसेशन फॉर अनऑथोराइज यूज़। मीन्स ये बेलर का राइट है कि अगर बेली उसके सामान का अनऑथोराइज यूज़ करता है और उस अनऑथोराइज यूज़ की वजह से उसके सामान को कोई भी डैमेज होता है, उसको नुकसान होता है, तो वो उस नुकसान की भरपाई करा सकता है बेली से। मीन्स अगर यहाँ पे जब बी ने उसके घोड़े को कैरिज के लिए यूज़ किया, एक घोड़े को, तो उस टाइम पे उस घोड़े का एक्सीडेंट हो गया, उसकी लेग के अंदर फ्रैक्चर आ गया, तो इस चीज़ का जो भी नुकसान है उस घोड़े की टांग को ठीक कराने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो ए बी से रिकवर कर सकता है, वो बी से कॉम्पनसेशन चार्ज कर सकता है। यहाँ पे ये दोनों राइट्स आपके अलग अलग हैं, मीन्स दोनों ही काम कर सकता है ए। एक तो अगर इनकंसिस्टेंट यूज के केस में क्या कर सकता है, एक तो वो कॉम्पनसेशन मांगेगा और दूसरी चीज वो टर्मिनेट कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को। नेक्स्ट है आपका राइट टू डिमांड रिटर्न ऑफ गुड्स। मीन्स जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, मीन्स जो कंडीशंस थी वो कंप्लीट हो गई, पर्पस कंप्लीट हो गया, सो ये बेलर का राइट है कि वो अपना सामान वापस मांग ले, और जो ग्रेच्युटस बेलमेंट होती है आपकी, उस केस के अंदर बेलर कभी भी अपना सामान वापस मांग सकता है। नेक्स्ट राइट है कॉम्पनसेशन व्हेन द बेली मिक्सेस हिज ओन गुड्स विद द बेल गुड्स।
मीन्स अगर बेली ने बेलर के और अपने सामान को मिक्स कर दिया है तो ये बिना बेलर की कंसेंट के, तो ये बेलर का राइट है कि जो भी चार्जेस होंगे उन गुड्स को सेपरेट करने के लिए वो बेली से रिकवर कर ले। मीन्स अगर ए ने अपने शुगर बैग्स बी को बेल के रूप में दिए, मीन्स बी को एज अ बेलमेंट दिए हैं, और बी ने उन चावल बैग्स को, मीन्स उन शुगर बैग्स को सॉरी और अपने शुगर बैग्स को मिक्स कर दिया, सो उन दोनों के शुगर बैग्स को सेपरेट करने के जो भी चार्जेस होंगे वो अकेला बी कवर करेगा, अकेला बी पे करेगा। अगर ए को वो चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं तो वो बी से उन चार्जेस को मांग सकता है। टू गेट इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स पेड। नेक्स्ट क्या है कि जो भी इंक्रीज हुआ है, बेलर ने गुड्स दिए हैं बेली को बेलमेंट के रूप में, उनमें जो भी इंक्रीज हुआ है, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर पूरा का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ बेलर का है। अगर ए ने अपनी गाय बी के घर पे छोड़ी है एज अ बेलमेंट और गाय का बछड़ा हो गया है, सो उस बछड़े के ऊपर हक किसका है? ए का है। वो बछड़ा ए को मिलेगा और बी को वो बछड़ा ए को दे देना है। ड्यूटीज ऑफ बेली। अब हमने बेलर के राइट्स और ड्यूटीज कर ली। अब बेली की क्या क्या ड्यूटीज हैं? जो बेलर के राइट हैं वो ही आपकी बेली की ड्यूटी होती है। पहली ड्यूटी क्या है? टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स बेल्ड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 it is the duty of Bailey to take a proper reasonable care of goods as if they are his own. मीन्स बेली को बेलर के सामान का, जो भी बेल्ड सामान है उसके पास, उसको उतना ही ध्यान रखना है जितना वो अपने सामान का ध्यान रखता है। मीन्स उसको उनकी प्रॉपर केयर करनी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है और कोई भी नुकसान बेलर के सामान को सकता है, बेल्ड गुड को हो जाता है, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन ऑल्सो if he take proper care and in spite of it means उसने, जो बेली ने अगर पूरा ध्यान रखा बेलर के सामान को और फिर भी बेलर के सामान को कोई नुकसान होता है, then he will be not liable, तो वो लाइबल नहीं होगा। मीन्स बेली की ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उसको बेलर के सामान का ऐसे ध्यान रखना है जैसे वो अपने सामान का ध्यान रखता है। अगर फिर भी कोई डैमेज होता है तो वो लाइबल नहीं होगा, लेकिन अगर वो ध्यान नहीं रखता है तो डैमेज होता है तो वो लाइबल होगा। रमेश ने सुरेश के गोडाउन में अपने गुड्स को डिलीवर कर दिया, ओके, और सुरेश ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मीन्स दोनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। लेकिन सुरेश के जो गोडाउन की छत थी वो लीक कर रही थी, सो सुरेश की ड्यूटी क्या बनती थी इस ड्यूटी के अंदर कि वो उस छत को ठीक कराए ताकि रमेश के सामान को नुकसान ना हो। लेकिन उसने वो छत ठीक नहीं कराई और रमेश के सामान को नुकसान हो गया, तो सुरेश को रमेश को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन 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 अगर सुरेश ने छत को रिपेयर करा लिया, उसने रमेश के सामान का पूरा ध्यान रखा और उस एरिया में अर्थक्वेक आ गया, ओके, अर्थक्वेक की वजह से ऑब्वियसली सारा सामान हिल डुल गया और वो गोडाउन गिर गया, उसका रमेश का सामान खराब हो गया। ऐसी सिचुएशन में सुरेश लायबल नहीं होगा बिकॉज उसने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया है, उसने प्रॉपर केयर करी थी रमेश के सामान की। नाउ नॉट डूइंग एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। ये बेली की ड्यूटी है कि वो ओनली वही काम करे गुड्स बेल्ट के साथ जो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अंदर है। अगर ऐसा नहीं करता है, वो अगर कोई भी इनकंसिस्टेंट काम करता है वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स से, सो ये बेलर का राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे और बेली को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर ए ने अपना घोड़ा बी को राइडिंग के लिए दिया है तो बेली जो है बी, उसको उस घोड़े को राइडिंग के लिए ही यूज़ करना है। अगर उसने उस घोड़े को किसी और काम के लिए, कैरेज के लिए यूज़ कर लिया, सो ए उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है और बी को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है? नोट मेकिंग अनऑथोराइज्ड यूज। अनऑथोराइज्ड यूज का मतलब क्या है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट करते हैं तो जो बेलर है वो स्पेसिफाई करता है बेली को कि तू इस काम के लिए इस चीज़ को यूज कर सकता है। अगर उस स्पेसिफाइड चीज़ के अलावा बेली गुड्स का यूज करता है तो उसे हम अनऑथोराइज्ड यूज बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154
If the baler makes any unauthorized use of goods bailed, he will be entitled to pay for the damages happens to goods because of unauthorized use. अगर अनऑथोराइज यूज की वजह से बेलर के सामान को नुकसान होता है तो ये बेली की ड्यूटी है कि वो उस नुकसान की भरपाई बेलर को कर दे। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर रख के देखते हैं कि घोड़े को मीन्स ए ने जो घोड़ा बी को दिया था, बी ने उस घोड़े को कैरेज के लिए यूज़ किया, उस कैरेज के लिए यूज़ करते हुए घोड़े की टांग में फ्रैक्चर आ गया, फिर उसकी टांग टूट गई। अब यहाँ पे ये बी की ड्यूटी है कि वो बी को कॉम्पनसेट करे। यहाँ पे मैंने अलग सिचुएशन ली है, ये एग्जाम्पल भी आप डाल सकते हो। ए ने अपना घोड़ा बी को पर्सनल राइडिंग के लिए दिया था, लेकिन बी ने उस घोड़े को सी को दे दिया, अदर पर्सन को दे दिया राइडिंग के लिए, और घोड़े का एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पे बी को कंपनसेशन करना पड़ेगा, ए को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, नोट मिक्सिंग बेलर्स गुड विद हिज ओन, मीन्स ये बेलर की ड्यूटी है कि वो अपना सामान और बेलर का सामान अलग अलग रखे। सबसे पहले हम यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, मीन्स 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहला सेक्शन क्या है, सेक्शन 155। सेक्शन 155 क्या कहता है कि अगर बेली ने बेलर के और अपने सामान को मिक्स कर दिया, ओके, सामान को मिक्स कर दिया बेलर की कंसेंट पे, मीन्स बेलर की कंसेंट के ऊपर, बेलर की सहमति के ऊपर मिक्स करा है, तो यहाँ पे उसकी कोई ऐसी खास ड्यूटी अराइज नहीं होती है। जब सामान को बेलमेंट का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो वो जस्ट उसको जितनी क्वांटिटी बेलर की है उतनी क्वांटिटी अलग करके बेलर को दे देनी है, बस। सेक्शन 156 में अलग सिचुएशन है। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि बेली ने बेलर का सामान अपने सामान के साथ मिक्स कर दिया विदाउट द कंसेंट बिना कंसेंट के बेलर की। अब इस सिचुएशन के अंदर जब गुड्स के सेपरेशन का टाइम आएगा तो सेपरेशन के जो चार्जेस होंगे अपने और बेलर के गुड्स के, वो सारे के सारे चार्जेस कौन पे करेगा, अकेला बेलर पे करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। थर्ड सिचुएशन और भी वर्स, उसने बिना कंसेंट के मिक्स करे हैं दूसरी चीज, उन गुड्स को सेपरेट भी नहीं करा जा सकता। अब शुगर बैग्स हमने लिए थे उस एग्जांपल के अंदर, शुगर बैग्स को तो आप सेपरेट कर सकते हो, लेकिन अगर शुगर के उन बैग्स को ओपन करके शुगर को मिक्स करते, क्या शुगर का एक एक दाना आप अलग कर सकते हो और आपको पता चलेगा ये उसकी है ये उसकी है, नहीं ना। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या ड्यूटी बनती है बेलर को कि जो भी डैमेज हुआ है, जितना भी डैमेज हुआ है बेली को इस काम की वजह से, वो सारा का सारा डैमेज बेली बेलर को पे करे। थर्ड क्या है ड्यूटी, रिटर्निंग द गुड्स बेल्ड। जब ये सेक्शन 160 के अकॉर्डिंग ये बेली की ड्यूटी है कि जब उसका पर्पस कंप्लीट हो गया है, गुड्स को बेल करने का, बेलमेंट का पर्पस कंप्लीट हो गया है, तो वो चुपचाप जो गुड्स हैं बेलर के वो उसको वापस कर दे। रिटर्न द इंक्रीज और प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163, अगर बेलमेंट के टाइम पीरियड के अंदर बेली के यहाँ पे जब सामान था उस टाइम पीरियड के अंदर बेलर के गुड्स में कोई भी इंक्रीज हुआ है, कोई भी प्रॉफिट हुआ है, वो उसको बेली को दे देना है, बेलर को पे कर देना है। अगर ए ने अपनी जो मुर्गी है वो बी के घर पे छोड़ी एज अ बेलमेंट और मुर्गी ने अंडे दे दिए बेलमेंट के टाइम पीरियड के अंदर बी के घर पे, तो ये बी की ड्यूटी है कि वो उन अंडों को बी को दे दे। नेक्स्ट क्या है आपका, नोट सेटिंग अप एडवर्स टाइटल। एडवर्स टाइटल यहाँ पे सेट नहीं करना है बेली को, मीन्स जो बेली है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसकी वजह से जो बेलर है उसके टाइटल ऑफ गुड्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट आए, मीन्स उसकी गुड्स के मालिकाना हक, उसके गुड्स की ओनरशिप के राइट के ऊपर कोई भी इफेक्ट आए। मीन्स क्या क्या नहीं कर सकता वो, ना तो बेली बेल्ड गुड्स को सेल कर सकता है और ना ही उनको एज अ प्लेस एज अ सिक्योरिटी यूज कर सकता है। जैसे कि ए ने अपनी कार बी के घर पे छोड़ दी 1 साल के लिए, ओके, थोड़ा बड़ा टाइम पीरियड लगते हैं ताकि एग्जाम रियलिस्टिक तो एग्जाम्पल जो है वो रियलिस्टिक लगे। 1 साल के लिए उसने बी के घर पे छोड़ दी, फ्रेंड थे दोनों,
चल यार काम चला लियो, तू भी सीख लियो गाड़ी, मेरे पास तो बहुत सारी है। ओके, बी ने क्या करा, बी ने उस कार को सेल कर दिया, ये चीज़ भी गलत है। लेकिन हम यहाँ पे और रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेते हैं। बी ने सी से लोन ले रखा था 10 लाख रुपए का, उसने वो कार एज अ सिक्योरिटी सी के पास जमा करा दी। ये बी की ड्यूटी थी कि वो उस कार का ओनली ऑथोराइज यूज़ करे, वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आए ऑन टाइटल ऑफ गुड्स बाय बेलर। अब यहाँ पे एक ही राइट के ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना, एक ही टाइटल ऑफ गुड्स के ऊपर इफेक्ट आ रहा है ना, तो ये सी की ड्यूटी है कि वो ऐसा ना करे। राइट्स ऑफ बेली, अब बेली के क्या क्या राइट्स हैं? पहला राइट है राइट टू कॉम्पनसेट फॉर लॉस बिकॉज ऑफ फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड। अगर बेलर ने जो गुड्स उसको बेल करे हैं उनके अंदर कोई भी फॉल्ट है, उसकी वजह से बेली को नुकसान होता है, तो ये बेली का राइट है कि वो उस नुकसान को बेलर से कवर कर ले, जो कि हमने सबसे पहली ड्यूटी करी थी बेलर की। मीन्स अगर ए ने अपनी कार बी को दी ये जानते हुए कि उसकी कार के ब्रेक फेल हैं, ये बात ए ने बी को नहीं बताई और बी का उस कार से एक्सीडेंट हो गया उस ब्रेक फेल की वजह से, तो ये बी का राइट है कि वो जो भी खर्चा जो भी नुकसान उसको हुआ है वो ए से मांगे। राइट टू रिसीव नेसेसरी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस उसने किए हैं बेलमेंट के अंदर बेलर के सामान के ऊपर, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस बेली का हक है कि वो बेलर से कवर कर ले। अगर रमेश ने मुकेश के घर पे अपना घोड़ा छोड़ा और घोड़े के ऊपर मुकेश ने खर्चा किया उसको खिलाने पिलाने के लिए, उसको नहलाने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, तो वो सारा का सारा जो खर्चा है वो मुकेश का राइट है कि वो रमेश से मांगे। राइट रमेश से कवर कर ले। राइट टू पर्टिकुलर लीन, राइट टू पर्टिकुलर लीन का मतलब होता है कि पोजेशन का राइट है। लीन का मतलब क्या होता है? इट इज अ राइट when one person can retain the property which is in his possession belonging to another until certain demands are satisfied। जनरली जब हम सर्विसेज वगैरह की बात करते हैं तो ये काम आती है। मीन्स अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई भी सर्विसेज दी हैं और दूसरी पार्टी का सामान उसके पास है, तो वो जो पार्टी है जो ए है, अगर उसने बी को सर्विसेज दी हैं तो बी का जो सामान है वो ए तब तक रख सकता है जब तक बी उसके सर्विसेज के चार्जेस पे नहीं कर देता। मीन्स अगर ए ने एक टेलर को अपना सूट सिलाने के लिए कपड़ा दिया है और टेलर ने वो सूट सिल दिया है, लेकिन अभी सूट के पैसे नहीं दिए ए ने, तो टेलर का राइट है कि वो उस सूट को अपने पास रखे जब तक ए उसको उस सूट के पैसे नहीं दे देता। नेक्स्ट क्या है? राइट टू जनरल लीन। राइट टू जनरल लीन में क्या होता है? जनरल लीन इज द राइट टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर फॉर अ जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस के लिए। मीन्स अगर एक पर्सन का दूसरे के ऊपर कोई भी क्लेम है किसी भी चीज़ के लिए, जब तक वो क्लेम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो पर्सन वो पार्टी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने पास रख सकती है, उसका पोजेशन अपने पास रख सकती है। सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका कि जब एक आदमी ने बैंक से लोन ले रखा है, आप मान लो ए ने बैंक से लोन ले रखा है, तो उसके लिए इसको कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो बैंक उस सिक्योरिटी को जब तक अपने पास रख सकता है एज अ जनरल लीन, उसका राइट जनरल लीन रख सकता है, पोजेशन उसका रख सकता है, जब तक ए पूरे के पूरे डेट को पे नहीं कर देता, जब तक दोनों के अकाउंट बैलेंस नहीं हो जाते। नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू इंटरप्लीड। राइट टू इंटरप्लीड में क्या है कि अगर बेलर को छोड़ के कोई और पार्टी कोई और पर्सन जो गुड्स बेल्ड हैं उनके ऊपर क्लेम करता है, बोलता है कि ये गुड्स मेरे हैं, तो ये बेली का राइट है कि वो कोर्ट में अप्लाई करे और जो डिलीवरी है गुड्स की उनको स्टॉप करे और चेक करे कि एक्चुअल में गुड्स किसके हैं, एक्चुअल में सामान किसका है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे। ए बी एंड सी 3 पार्टीज हैं, ए बेलर है, बी बेली है और सी एक्चुअल ओनर है, मान के चलते हैं। ए ने
बी को एक कार दी है और कार किसकी है, कार सी की है, और कॉन्ट्रैक्ट में बी ने वो कार उसको वापस मंगा ली और उसी टाइम पे सी ने केस कर दिया कोर्ट में और बी को बोला कि नहीं ये कार तो मेरी, मेरे को वापस दो। अब यहाँ पे बी जो है वो कोर्ट में केस कर सकता है, डिलीवरी को रोक सकता है, और बी के पास ये भी राइट है कि वो चेक करे कि क्या कार जो है वो एक्चुअल में है किसकी, सी की है या फिर ए की है। नेक्स्ट क्या है, राइट अगेंस्ट प्रीमेच्योर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बेलर बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है तो ये बेली का राइट है कि जो भी नुकसान उसको इस प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की वजह से हुआ उसको कवर करे वो बेलर से अकॉर्डिंग टू सेक्शन 159। देन राइट टू बी कॉम्पनसेटेड इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164। ये बेली का राइट है कि अगर गुड्स का जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, मीन्स जो बेलर है वो एक्चुअल ओनर नहीं है सामान का, गुड्स का, बेल्ट का, तो इस केस के अंदर अगर बेली को कोई भी नुकसान हुआ उस डिफेक्टिव टाइटल की वजह से तो वो सारा के सारा जो खर्चा है, जो कंपनसेशन है, वो बेलर से मांग सकता है। वही केस हम लेते हैं ए और बी वाला, ए बी सी वाला। यहाँ पे एक्चुअल ओनर कौन था, सी। मान लो सी बी के अगेंस्ट कोई केस फाइल कर दे इस सिचुएशन के अंदर, सो ये बी का राइट है कि वो जो भी खर्चे होंगे, जो भी डैमेजेस होंगे इस केस को कवर करने के लिए, इस केस में वो सारे के सारे खर्चे ए से मांगे, ए से कवर करें। नेक्स्ट आपका क्या है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू जॉइंट ओनर। समटाइम क्या होता है कि जो बेलर होते हैं आपके, बहुत सारे पर्सन होते हैं, बहुत सारे लोग मिलके गुड्स को बेल करते हैं। सो ये बेली का राइट है कि वो उन गुड्स को अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डायरेक्शन थी कि किसको कितना प्रोपोर्शन देना है, उस प्रोपोर्शन में सामान दे दे, या फिर अगर उन्होंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा है तो वो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल कुछ भी कर सकता है, किसी भी ओनर को सामान डिलीवर कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ए बी सी ये तीनों बेलर हैं, इन तीनों ने 10 बैग्स दिए डी को शुगर के एज अ बेलमेंट। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई, एक सिचुएशन में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ए के 3 बैग्स हैं, बी के 3 बैग्स हैं, ओ सी के 4 बैग्स हैं। अब यहाँ पे डी इन तीनों को 3 और 4 बैग दे देगा, लेकिन अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है सो ये डी का राइट है कि वो किसी को भी कितने ही बैग, मान लो वो ए को भी 10 बैग दे सकता है, वो बी को भी 10 बैग दे सकता है, और वो सी को भी 10 के 10 बैग दे सकता है बिना उन तीनों की कंसेंट के। उसके बाद उन तीनों को अपना काम करना पड़ेगा। राइट अगेंस्ट wrongful deprivation ऑफ और इंजरी टू गुड्स मीन्स अगर बेली के सामान को कोई भी नुकसान होता है, तो अगर बेल्ड गुड्स को कोई भी नुकसान होता है बेलमेंट के टाइम पीरियड के अंदर, तो ये बेली का राइट है कि वो एज अ ओनर कोर्ट में केस कर सकता है, एज अ ओनर नेसेसरी स्टेप ले सकता है। A bailey is having a definite right if he suffer any injury with respect to goods bailed from bailor. Moreover, if a third person wrongfully deprives the bailey of the use or possession of goods bailed, he is entitled to remedies as the owner might have in such a situation. Means मान लो ए ने अपना सामान बी के घर पे डिलीवर कर रखा है, अपना घोड़ा बी के घर पे डिलीवर कर रखा है, और जो बी है उसका नेबर जो है उसको बी को उस घोड़े का यूज करने से रोक रहा है, या फिर उस घोड़े के साथ कुछ भी गलत कर रहा है, कुछ भी रोंग कर रहा है, ठीक है, तो ये बी का राइट है कि जैसे ए केस कर सकता है, जैसे ए सी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, वैसे ही बी भी सी के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, सी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है एज द ओनर। लेकिन वो ओनर है नहीं, लेकिन यहाँ पे एज अ ओनर उसका राइट है क्योंकि पोजेशन जो है प्रॉपर्टी का उसके पास है। नेक्स्ट हम कुछ केस लॉज डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहला केस है हमारा इंदर कुमार वर्सेस स्टेट यूपी।
इंदर कुमार वर्सेस स्टेट यूपी, ये केस में क्या हुआ था, इंदर कुमार एक पर्सन है, वो स्टेट यूपी की जो रोडवेज बसेस थी उनके थ्रू वो ट्रैवल कर रहा था। उस ट्रैवल के टाइम के ऊपर उसने अपना सूटकेस बस की छत के ऊपर रख दिया और वो उस सूटकेस को भूल गया। ठीक है, अब वो सूटकेस जो है वो इंदर कुमार को वापस नहीं मिला। उसने कोर्ट में केस फाइल किया उस सूटकेस के लिए। उसने बोला कि हम दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, सो स्टेट यूपी है एक बेली, और ये बेली का राइट है कि वो सामान जो है बेल्ड गुड्स वो इसको वापस करे। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अप्लाई नहीं होता है। कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के एसेंशियल्स में जब आप पहली वाली वीडियो देखोगे उसमें आप पढ़ोगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए जो डिलीवरी है गुड्स की वो होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन होना जरूरी है। यहाँ पे इंदर कुमार ने स्टेट यूपी में जो बस ड्राइवर या फिर बस कंडक्टर को वो सामान नहीं दिया था। अगर जस्ट वो बस की छत के ऊपर सामान है तो स्टेट यूपी की कोई ड्यूटी यहाँ पे अराइज नहीं होती है। इसका मतलब क्या, इस एग्जाम्पल से तो क्या क्लियर हो रहा है कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को अपनी नोटबुक दी नोट्स कॉपी करने के लिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, तो आपके फ्रेंड को वो नोटबुक आपको वापस करनी पड़ेगी। लेकिन मान लो आपने अपनी नोटबुक डेस्क के ऊपर रख रखी है और आपने उसको बोला भाई ज़रा ध्यान रखियो, या फिर आपने ए ने अपनी नोटबुक बी के डेस्क के ऊपर रखी है, सो ये बी की ड्यूटी नहीं है कि वो नोटबुक उसको वापस करे, उसका ध्यान रखे। अगर उसने ये भी बोला है कि इस नोटबुक का ध्यान रखियो, तो भी ये बी की ड्यूटी नहीं है कि वो उस नोटबुक को उठा के या फिर जो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए उस नोटबुक को ए को दे। मीन्स इस केस से आपको क्या क्लियर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स जरूरी है। नेक्स्ट है कालिया परमुल वर्सेस विशालक्ष्मी। विशालक्ष्मी एक लेडी है और कालिया परमुल एक गोल्ड स्मिथ है। विशालक्ष्मी को अपनी पुरानी ज्वेलरी को पिघलवा के नई ज्वेलरी बनवानी थी कालिया परमुल से। विशालक्ष्मी ने क्या किया, कालिया परमुल को अपनी पुरानी ज्वेलरी दी नई ज्वेलरी बनाने के लिए, लेकिन वो डेली इवनिंग में आती और एक बॉक्स के अंदर जो भी अनफिनिश्ड ज्वेलरी थी उसको रखती और ताला लगा के चाबी अपने पास अपने साथ ले जाती। लेकिन जो बॉक्स था वो कालिया परमुल की प्रीमाइसेस मीन्स कालिया परमुल के एरिया में, या फिर हम बोल सकते कालिया परमुल की शॉप पे या फिर दुकान शॉप पे रहता। अब वो जो उसके ज्वेलरी थी वो उस बॉक्स से चोरी हो गई। विशालक्ष्मी ने कोर्ट में केस कर दिया कि कालिया परमुल के और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट था और कालिया परमुल को मेरे को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि विशालक्ष्मी ने कालिया परमुल को वो गुड्स डिलीवर नहीं करे थे। सो आई एम सॉरी, उन गुड्स का जो पोजेशन है वो डिलीवर नहीं करा था। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं बनता है। जैसा कि आप जनरली भी देखते हो, जब आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, आप रेलवे वगैरह में या फिर बस स्टैंड वगैरह पे, तो आपको बार बार ये अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है कि जो सवारी है वो अपने सामान का खुद ध्यान रखेगी, वो खुद लायबल होगी अगर उसका सामान अगर चोरी वोरी हो जाता है तो। मीन्स अगर आप किसी की प्रीमाइसेस के अंदर अपना सामान रख के भूल जाते हो, रख देते हो, तो वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं होता है जब तक आप उनको उस पर्सन को उस पार्टी को हैंडओवर नहीं कर देते। अब यहाँ पे विशालक्ष्मी ने वो चीज़ें उसको हैंडओवर थोड़ी ना करी थी, उसको डिलीवर नहीं करी थी। सो यहाँ पे कालिया परमुल लायबल नहीं है। सुंदरलाल वर्सेस रामस्वरूप। सुंदरलाल वर्सेस रामस्वरूप, यहाँ पे आपका पहला वाला पॉइंट चल रहा है, जो ड्यूटी है ना आपकी बेलर की, आई एम सॉरी ड्यूटी है जो आपकी बेली की टू कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉस ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। मीन्स बेली की नेग्लिजेंस की वजह से अगर बेलर को नुकसान होता है तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं। सुंदरलाल एंड रामस्वरूप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ। सुंदरलाल की एक वुडन शॉप थी, वो उसने रामस्वरूप को एज अ लीज पे दे दी थी कुछ टाइम पीरियड के लिए, इस कंडीशन के ऊपर कि वो शॉप एज इट इज़
सुंदरलाल को वापस मिल जाएगी। लेकिन उस एरिया में प्रोटेस्ट हुआ और प्रोटेस्टर्स ने उस शॉप को आग लगा दी। अब सुंदरलाल ने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि हमारे बीच में ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हुआ था और मेरे को मेरी शॉप ऐसे ही वापस मिलनी चाहिए थी। अब मेरी शॉप पूरी जल गई है, मेरे को कॉम्पनसेशन चाहिए, मेरे को राम स्वरूप से कॉम्पनसेशन दिलाओ। लेकिन कोर्ट ने क्या फैसला लिया? कोर्ट ने फैसला लिया चूंकि जो डैमेज था गुड्स को वो रामस्वरूप की नेग्लिजेंस की वजह से, रामस्वरूप की गलती की वजह से नहीं हुआ है, इसलिए रामस्वरूप को सुंदरलाल को डैमेजेस पे नहीं करने हैं। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट मीन्स किन सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को टर्मिनेट करा सकता है? सबसे पहले सिचुएशन, डूइंग एनी एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। अगर जो बेली है वो कुछ भी इनकंसिस्टेंट काम करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन से मैच नहीं करता है, तो जो बेलर है उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दे। इसके एग्जाम्पल्स हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। मीन्स अगर ए ने बी को अपना घोड़ा पर्सनल राइडिंग के लिए दिया है और बी उस घोड़े को सी को हैंड ओवर कर देता है, सी को राइडिंग के लिए दे देता है, सो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है ए। नेक्स्ट, एट द डिजायर ऑफ बेलर इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट। ग्रेचुइटस बेलमेंट के केस में ए जब चाहे तब अपना सामान वापस रखता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को तोड़ सकता है। ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड, मान लो ए ने अपना घोड़ा बी को 30 डेज के लिए दिया, जब ये पीरियड है जो कंप्लीट हो जाएगा 30 डेज के बाद ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ब्रेक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160। ऑन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेक्शन, जब ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाए, मान लो ए ने अपनी कार बी को कहीं पे जाने के लिए दी थी, मान लो दिल्ली जाने के लिए दी थी। अब जैसे ही बी दिल्ली जाके आ गया वैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे अकम्प्लिश हो गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 160। डेथ ऑफ बेलर और बेली इन केस ऑफ ग्रेचुइटस बेलमेंट, अगर ग्रेचुइटस बेलमेंट है तो अगर बेलर की या फिर बेली की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली, अगर पार्टी ही नहीं है, सब्जेक्ट मैटर ही यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी हमारा खत्म हो जाएगा। थैंक यू ऑल।